पिछली क्लासों में हम एक पूरा पेपर सॉल्व कर चुके हैं और उसमें बड़ी सोच समझ के प्रश्न हमने रखे थे। आज हम दूसरा पेपर आपके लिए शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। पेपर नंबर यानी सेकंड पेपर, 10th बोर्ड 2020 में जो संभावित प्रश्न हैं उनको समझें। तो देखिए, जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, पहला भाग होता है जिसमें एक एक अंक के 10 प्रश्न होते हैं। पहले उनको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 1 प्लस x + 3 = 5x + 4। सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय से। इसमें x की वैल्यू पूछिए, x का मान ज्ञात करना है। इस सवाल में वैदिक गणित से है। सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय से इसका x का मान रखना है। तो देखिए, शून्यम साम्य समुच्चय के 6 अनुप्रयोग हैं। एक अनुप्रयोग पर आधारित सवाल मैंने पिछले पेपर में दिया था, एक ही है। तो ये सवाल हमें देखना होता है कि किस अनुप्रयोग पर आधारित है। तो इसमें देखिए, हमें क्या देखने को मिल रहा है, दोनों तरफ स्वतंत्र पद समान है। स्वतंत्र पद कहते हैं जो अचर पद होते हैं। देखिए, इधर 1 है और इधर 3 है। बराबर से पहले अगर हम देखें, स्वतंत्र पद 1 + 3 4 हो गया, और इधर स्वतंत्र पद 4 है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि स्वतंत्र पद समान है, अतः x बराबर आंसर होता है 0। नियम है, समीकरण के प्रत्येक पक्ष में यदि स्वतंत्र पद समान है तो x बराबर उसमें वैल्यू x का मान होता है 0। स्वतंत्र पद जो अचर पद होते हैं जिनमें x नहीं होता है उनको। एक बात ध्यान रखना कि इन ब्रैकेटों के बीच में यहाँ प्लस है, तो दोनों ब्रैकेटों के स्वतंत्र पद हमने जोड़े। अगर इनके बीच में ब्रैकेट प्लस नहीं होता, गुणा होता, तो गुणा करते। तो इस टाइप के सवाल की ध्यान रखना। ये सवाल या पिछले जो पेपर था उसमें एक सवाल कराया था, इन दोनों में से ही एक सवाल आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो स्वतंत्र पद समान है तो x बराबर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है 85 का वर्ग ज्ञात करो। सूत्र निकलम से। 85 का वर्ग ज्ञात करना है सूत्र निकलम से। तो देखिए, सूत्र निकलम में बेस आधार हमने 100 लिख लिया, आधार 100, और इसका विचलन 85 में से 100 घटाएंगे -15। वर्ग इसका करते हैं तो संख्या 85 है, 85 में से विचलन को जोड़िए तो 85 - 15, माइनस की है तो घटाइए, इधर -15 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 0, और 8 में से घटाएंगे 7 70, इधर 15 का वर्ग हो गया 2 से 25। आधार में चूंकि 2 0, तो इधर हमें 2 अंक रखने हैं, तो इधर से ये 2 का इधर जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 72 25। सूत्र विकलम से इस तरह करते हैं। 100 के नजदीकी संख्या तो आधार 100 ले लेते, विचलन निकालते, संख्या में से आधार को घटाते। संख्या कम है तो विचलन माइनस का आएगा, और अधिक है तो प्लस में आएगा। अब ये नियम है कि संख्या में से विचलन माइनस को तो घटा दो, प्लस का है तो जोड़ दो, इधर विचलन का वर्ग। उसके बाद इधर 2 अंक रखने, तो इस तरह ये वर्ग ज्ञात हो जाता है सूत्र निकलम से। वर्ग करने के वैसे तो कई वैदिक तरीके हैं, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में सिर्फ निकलम ही सूत्र है।
तो 2 सवाल ये वैदिक गणित से। तो समझ में यदि आपको सवाल आ रहे हैं तो साथ ही लाइक करते चले सभी बच्चे, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, और समस्या जो होती है उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। कमेंट जरूर भेजें जिससे हमें ये पता लगे कौन बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, कौन पढ़ रहा है, नाम सहित अपने। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमेय संख्या, परमेय संख्या है 43 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 के दशमलव प्रसार का दशमलव कितने अंकों के पश्चात होगा? एक अंक में। ये परमेय संख्या है, और इस परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कितने अंकों के पश्चात होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न भी बहुत आसान है, ध्यान से देखें तो इसका आंसर देखते ही हो जाता है 3 अंकों बाद। 3 अंकों बाद कैसे देखा हमने आंसर? देखिए ये जो संख्या है हमारी परमेय संख्या 2 और 5 की घात में है, नीचे इसका हर। अब हमें ये देखना है कि 2 की घात और 5 की घात में अधिक घात किसकी है। तो यहाँ पे 5 की घात 3 है, 2 की घात 2, 5 की घात 3, यानी 5 की घात अधिक है। तो 2 की घात भी हमें 3 करनी पड़ेगी, और फिर वो 10 की घात 3 में बदल जाएगा, और 3 अंकों के बाद उसमें दशमलव लगेगा। कहने का मतलब ये है कि नीचे 2 और 5 की घात देख लो, जो बड़ी घात है 2 की घात अगर बड़ी है तो हमारा आंसर वो होगा, और 5 की घात बड़ी है तो हमारा आंसर 5 की जो घात है वो होगा। 5 की घात 3 है तो 3 अंकों बाद। अगर या के बजाय 2 पे घात मान के चलिए 5 होती, वो 5 पे 3, तो हमारा आंसर होता 5 अंकों बाद। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 का मान, तो इसका आंसर भी देखते ही हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चों देखिए एक हमारी सर्वसम का एक सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। बहुत ही आसान है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर संख्या कुछ भी हो, लेकिन अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो उसका आंसर 1 होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, इनकी जो संख्या है वो सेम समान होनी चाहिए। यदि यहाँ होती साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 तो भी आंसर हमारा क्या होता 1, और कुछ भी हो लेकिन संख्या एक सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 हो तो 1 नहीं लिखना है। 1 तब लिखना है जब इनके साथ में जो कोण वाली संख्या है वो सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न यदि अच्छे लग रहे तो लाइक करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 में 2, ये भी त्रिकोणमिति से है, पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, इसकी वैल्यू पूछिए, मान ज्ञात करो। तो देखिए कैसे मान ज्ञात करेंगे। साइन पाई बाई 4 जो होता है ना 45 होता है, पाई बटे 4 45 होता है, ये रेडियन में है। पाई की जगह आप 180 रख लीजिए, 4 से भाग दो, 4 चौका 16, 4 पंजे 20। अगर तुम्हारा होता है पाई बटे 6 तो पाई की जगह 180 रख के 6 से भाग दो, 30 मतलब होता है पाई बटे 6 का मतलब। अगर होता है जैसे 2 पाई बाई 4 तो आपको क्या करना है, 2 इंटू 180 बटे 4 करके 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पे π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, cos π/4 का मतलब cos 45। अब देखिए त्रिकोणमितीय जो हमारी टेबल होती है उसमें साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी 1/√2, दोनों का सेम होता है साइन 45 cos 45। अब इनका गुणा जब करोगे 2 गुणा 1 करेंगे 2, और नीचे भी 2 आएगा, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 काट के 1 इसकी वैल्यू आएगी। तो सभी बच्चे ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिंदु पथ। एक सवाल सभी बच्चों को पता है, बिंदु पथ वाले 10वें चैप्टर से आता है। समतल में स्थित दो समांतर रेखाओं, ये प्रश्न देखिए इस वर्ष आ सकता है। दो समतल में स्थित दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करो। समतल में यदि दो समांतर रेखा हैं तो उनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दो समांतर रेखा खींच ली हमने, ठीक है, जिनको बच्चों को आता है आंसर वो तो सीधे लिख सकते हैं आंसर। दो समांतर रेखा खींच लिया। बिंदु पथ में क्या होता है, प्रतिबंध के ये हमारा प्रतिबंध है समदूरस्थ बिंदु। समदूरस्थ किन से, जो समांतर रेखा है ना उनसे समदूरस्थ बिंदु रखना है। समदूरस्थ का मतलब है ये रेखा और ये रेखा, मान के चलो L और M। तो इन ऐसी जगह पे हमें बिंदु रखना है कि इन दोनों से बिल्कुल उसकी दूरी बराबर हो, तो बीच में रखना होगा। अब इसी शर्त पर और बिंदु यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यानी इसके बीच में हम अनेक बिंदु रख सकते हैं। तो इनको मिलाने से जो हमारी रेखा आएगी यही बिंदु पथ है। तो ये रेखा भी इनके समांतर है और इनके बीच से होकर जा रही है। तो आंसर में लिखेंगे समांतर रेखाओं के मध्य से होकर गुजरने वाली, कहां से गुजरनी चाहिए, दो बातें, इनके बीच में होकर और उनके समांतर रेखा, दोनों रेखाओं के बीच से होकर गुजरने वाली इनके समांतर रेखा यहाँ पर आंसर है। दो समांतर रेखा हो तो उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ ये होता है, उन दोनों के बीच से मध्य से होकर रेखा जाएगी और इनके समांतर रेखा होगी। तो सभी बच्चे देखिए नोट बुक लेके जरूर बैठे, पेन और काफी, सभी प्रश्नों को नोट करते जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से ही आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेंगे अपने पेपर में और कमजोर बच्चे बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। देखो ऐसे सरल सवालों को कैसा भी कमजोर बच्चा हो वो आराम से तैयार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक खंबे की बात हो रही है, खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण
ज्ञात करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखते ही जो जिन बच्चों पे आता है वो तो लिख देंगे। इसका आंसर है 45। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, आंसर तो सीधे लिख देते 45 है इसका। कैसे होता है समझिए कि मान के चलिए खंबा है, इधर मान के चलिए सूर्य है, तो सूर्य इधर है तो इसकी इधर जमीन पर आएगी परछाई, छाया आएगी, ये इसकी परछाई है। तो इसको यदि हम मिला देंगे यहाँ से जो, तो इधर ये नीचे जो कोण बनेगा ये उन्नयन कोण बनेगा, सूर्य का 49 कोण भी कहते हैं इसको। अब देखो प्रश्न में इनको बराबर बता रहा है, ये बराबर और ये दोनों बराबर हैं, तो यह कोण है पूछ रहा है। तो ये देखिए मान के चलो x मानेंगे इसको, तो ये भी x होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब यहाँ लंब और आधार में टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, x बटे x, कट के 1 आएगा, तो थीटा 45 का आएगा क्योंकि टेन वाली लाइन में एक जो 45 डिग्री पे मान होता है। तो अब आप इसको याद ही कर लीजिए, इसको हल करने की जरूरत नहीं, सीधे ऐसे लिख के आना है आपको। 45 कब लिख के आना है, जब कोई भी चीज यानी खंबा हो या मीनार, उसकी ऊंचाई और उसकी परछाई ये अगर बराबर हैं, लंब और आधार यदि बराबर हैं, तो जो उन्नयन कोण होता है वो होता है 45 डिग्री। याद रखना है, कोई जरूरत नहीं इस तरह करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए बिंदु पथ वो रोड सेफ्टी वाले, उससे देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, क्वेश्चन नोट करें सभी बच्चे, ये रोड सेफ्टी से आता है प्रश्न। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए वाहन के रुकने की कुल दूरी, चलते हुए वाहन के रुकने की कुल दूरी, रुकने की कुल दूरी 108 मीटर तथा पीछा करने की दूरी, तथा पीछा करने की दूरी 4 है। तो वाहन की प्रतिक्रिया दूरी ज्ञात कीजिए। वाहन की प्रतिक्रिया दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन आप इस तरह नोट कीजिए, रुकने की दूरी इतनी है। तो देखिए रुकने की दूरी दो सूत्र है रुकने की दूरी के, प्रतिक्रिया दूरी और पीछा करने की दूरी, ये सूत्र याद कर लो। किसी भी वाहन के रुकने की जो दूरी होती है प्रतिक्रिया दूरी प्लस पीछा करने की दूरी, और रुकने की दूरी हमारी देखो कितनी है, रुकने की दूरी 108 रख लिया। प्रतिक्रिया दूरी इसमें पूछी जा रही है, मान लो x इसकी वैल्यू, पीछा करने की 4 है मान, 4 से इसको काट दो, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, x बराबर 27। ठीक है, ये इस तरह इसकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड में बना कौन। क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। किसी वृत्त की
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले बच्चे अपने दिमाग से सोचिए, किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण ज्ञात करो। किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है तो सभी बच्चे सोच के बताएं। जिन बच्चों पर आता है वो तो अभी सोच लिया होगा उन्होंने इसका आंसर कितना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त में जीवा खींची हमने ये और यहाँ से हमने ये त्रिज्या खींची, तो ये दोनों ने बराबर बता रहे हैं त्रिज्या और जीवा को, और इधर से जो मिला देते हैं जिससे ट्राइंगल त्रिभुज बन जाए। तो AOB जो है ना ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं ये, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या बराबर है। अब ये जीवा भी इनके बराबर है, तो हम समझ गए कि ये त्रिभुज जो बना है कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है वो होता है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। तो हमें ये मालूम पड़ गया इसका ये वाला कोण है 60, लेकिन इसको नहीं पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण। अब देखो ये तो लघु वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड ये, तो ये दीर्घ वृत्तखंड में यहाँ पर जैसे हमने कोई बिंदु ले लिया C, इस बिंदु से हम A को मिलाएंगे और इधर C बिंदु को मिलाएंगे, तो यह वाले कोण है पूछ रहा है वो ACB। तो ACB जो कोण है वो AOB कोण से आधा होगा, तो 60 का आधा करेंगे 30। आधा क्यों होगा, जिन बच्चों को नियम याद है वो तो समझ गए होंगे। वृत्त का एक नियम होता है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर बने कोण से दुगना होता है। यानी केंद्र पर जो कोण बना होता है वो यहाँ से दुगना होता है शेष वृत्त पे बने कोण से। ये 60 है तो यहाँ पे आधा बनेगा 30, और यहाँ मानिए चलो 45 होगा तो यहाँ बनता 90 डिग्री। तो ये वैसे याद कर लो, जिन पर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो बच्चे याद भी कर सकते हैं कि अगर जीवा त्रिज्या के बराबर है तो उसके द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में कोण कितने का बनेगा, 30 का। अगर लघु वृत्तखंड में पूछता है तो देखो उसको भी मैं बता देता हूँ। ये लघु वृत्तखंड है, यहाँ जीवा को मिला दीजिए, तो ये कोण जो है ना 180 में से 30 घटा दो 150। क्यों? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, इनका C और D का योग 180 होगा। यहाँ 30 का है तो 180 में से 30 हटा के जो मान बचता है वो यहाँ पर लघु वृत्तखंड में बना कोण होगा। तो उल्टा सिस्टम होता है, जीवा के द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में तो कोण कम बनेगा और लघु वृत्तखंड में कोण ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट देखिए, पहले जो पार्ट है हमारा उसका अंतिम सवाल 10 क्वेश्चन आते हैं और इनको कर देते हैं तो 10 अंक पूरे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी बच्चे बहुत ही आसानी से बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो कैसे, इसमें प्रायिकता से आता है एक सवाल, यदि PA बराबर 0.65, संख्या और भी हो सकती है, फिलहाल ये किताब से मैंने लिया है प्रश्न, तो इसमें आएगा PA और उसके ऊपर एक लाइन खींची आएगी, इसकी वैल्यू पूछी गई है। मतलब समझिए प्रश्न का मतलब क्या है। प्रश्न का मतलब यह है किसी घटना A के घटित होने की प्रायिकता है 0.65 और यहाँ पर प्रायिकता पूछी जा रही है PA बार, यानी उस घटना के ना घटित होने की। ये बार का मतलब होता है ना, नहीं। तो देखिए किसी घटना के घटित होना और उस घटना का ना घटित होने का योग होता है 1। इस तरह के सवाल
में कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें घटाना आना चाहिए। संख्या जो दे रखी है वो एक में से घटानी है। 0.65 को घटाते एक में से, तो कैसे घटाएंगे? घटाना देखिए, एक पॉइंट जो 00 लिखिए, 0.65 इसमें से घटा दीजिए 5, यानी 0.35 लिख के आ जाओगे तो ये आपका आंसर है और एक अंक आपका कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ घटाना आना चाहिए, लेकिन मैंने देखा बच्चों से जो प्रैक्टिस नहीं करते उनसे घटाना भी नहीं आता है और गलत करके आते हैं। यानी एक के आगे पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ा लो। अगर 3 अंकों में दिया है ये संख्या जो दे रखा है, जो भी दे सके, पीई बार बराबर 0.001 या 8, तो पीई पूछ सकता है, तो भी हमें वही काम करना है। 1.0003 3 अंक लिखेंगे और इसके नीचे इसको लिखेंगे 0.008। अब देखो घटाओ, इधर से हासिल जाएगी, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ 9 रह जाएंगे, यहाँ 9 रह जाएंगे और यहाँ 0, ये आंसर आएगा। तो ये प्रश्न घटाने का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है, ना घटित होने की दी जाए, पूछी जाए, तो हमें क्या करना है? एक में से उस संख्या को घटा देना है जो प्रश्न में दे रखी है। तो देखिए बच्चों, पहला जो पार्ट है यानी 10 अंक कंप्लीट हो गए। सेकंड जो पार्ट होता है उसमें सभी बच्चों को बताएं, प्रश्न नंबर 11 से 15 तक 5 प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के। तो उनमें से देखिए कुछ सवाल आप कर लेते हैं। पार्ट बी, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक, यानी ये भी 10 अंक का होता है। तो देखिए सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11, 58,764। वैदिक गणित से पहले 58,764 में भाग देना है 59 से, और यहाँ पे लिख रहा है ध्वजांक सूत्र द्वारा, वैदिक गणित से है, ध्वजांक विधि से, ध्वजांक सूत्र से भाग देने का सवाल है। भाग देना है इसमें। तो देखिए भाग देना सीखेंगे सभी बच्चे। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारी है भाज्य संख्या, ये है भाजक संख्या। एक बात मैंने बताई थी कि अगर हमारी भाजक संख्या का इकाई अंक 9 है या 8 है, बड़ा अंक है मतलब, तो उसको छोटे अंक में बदल देते हैं। और छोटे अंक में जब वैदिक गणित के अंतर्गत बदलते हैं तो क्या करते हैं? देखिए 59 की बिनकुलम संख्या लिखते हैं। 59 की बिनकुलम संख्या कैसे लिखी जाती है? इसका सूत्र है निखलम नवत चरम दशत, यानी चरम अंक जो है हमारा 10 में से घटा दो, यानी 10 में से 9 घटाएंगे, 1 बचेगा, उस पे एक लाइन खींचनी है, 1 पे 12 और 5 को एकाधिक कर दो। अब नहीं घटाना, एक ही अंक घटाना हमें, तो ये हो जाएगा 6 1 और ये 12। 1 पे 12 लग रहा है तो इसका मतलब 1 माइनस का है, कुछ नहीं है। बिनकुलम में बदलने का नियम ये है कि जो पहला अंक है उसे 10 में से घटा देंगे, 10 में से 9 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 पे 12 लगा देंगे और इससे पूर्व का जो अंक है उस पे एकाधिक लगा देंगे। अब देखिए हम भाग करते हैं शुरू। ध्वजांक सूत्र से जब हम भाग करते हैं तो हमें देखो 2 लाइन यूं खींचनी पड़ेंगी, 1 लाइन यूं, यानी 3 खंड हमें तैयार करने पड़ेंगे। भाग जो है 3 खंडों में किया जाता है सूत्र से। अब देखिए पहले खंड में हमने जो 59 भाजक संख्या है उसकी बिनकुलम संख्या आती है 6 1 12। तो इसको देखिए 6 की घात 1 और यहाँ पे यूं इस तरह लिखेंगे, यानी इकाई जो अंक है उसको घात के रूप में लगा देंगे। इस अंक को कहते हैं ध्वजांक और ये कहलाता है मुख्यांक। अब इनमें देखिए क्या करेंगे, इनमें ये जो हमारी संख्या है भाज्य संख्या, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उस संख्या का लास्ट अंक इधर रखेंगे, एक अंक तीसरे खंड में,
और जो शेष अंक हमारे बच जाएंगे उनको यहाँ पे बीच में रखेंगे 5, 8, 7, 6। इस तरह इस सवाल को पहले जमा लेंगे। पहले खंड में लिखेंगे हम भाज्य संख्या को एक अंक घात के रूप में लगा देंगे यानी ध्वजांक बना के, और इस भाज्य संख्या के अंक किस तरह जमाए जाएंगे इसका एक अंक इधर रख देंगे तीसरे खंड में। क्यों रखेंगे एक अंक? क्योंकि एक अंक हमने ध्वजांक पर लिया है और शेष अंक मध्य में आ जाते हैं। अभी देखो हमने सवाल सिर्फ जमाया है, अब भाग करने की शुरुआत करते हैं। तो इसकी जो भाग करने की जो स्टेप है वे हमें थोड़ा लिखनी होती हैं। लिखते हैं तो देखो कैसे, 6 का भाग देंगे हम 5 में, तो जाता नहीं, यहाँ पे देंगे 54 में। यानी भाग जो देंगे हम किससे देंगे? मुख्यांक से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 58, और 58 में हमें भाग देना है 6 से। तो देखिए हमें भाग में दो चीज आएंगी, भाग कितनी बार जा रहा है और शेष कितना बच रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ भागफल 6 नाम 54, शेषफल आएगा अपन का 54 घटा दो, 58 में से 54 घटाओगे 4। ठीक है, देखो इस तरह कर लीजिए, वैसे नहीं आता तो 6 नाम 54 9 बार गया, 4 शेष बचे। दो चीज मिली हमें, भागफल 9 यानी भाग 9 बार गया, शेषफल 4। तो देखिए भागफल को यहाँ पे लिखना है और जो शेष बच रहा है उसको 58 से आगे 8 और 7 के बीच में जमा दे, इनके बीच में लिखना है क्योंकि इसमें भाग लग जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ लिखा जाएगा नया भाज्य। क्या लिखा जाएगा? नया भाज्य, यानी नई संख्या जिसमें हमें भाग देना है। तो यहाँ पे 4 पे 7 उतार के 47 हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम संशोधित भाज्य। तो 47 में से देखो हमें क्या करना है, ये जो अंक है, जो पहला अंक आया हमारा भागफल का, इसका गुणा करेंगे इससे। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, याद के लिए गुणा किया जाता है। 9 को गुणा 1 से करेंगे तो 9 एकम 9, लेकिन 1 पे लग रहा है ये, इसमें मैं 9 से गुणा करूंगा तो 9 माइनस का आएगा, और माइनस के 9 को जब मैं यहाँ से घटाऊंगा तो माइनस वहां पहले से ये माइनस और आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जोड़ के 56। अब हमें क्या करना है, 56 को इधर लाना है वहां से और इसमें भाग देना है। भाग किसका देना? पहले किससे दिया था? 6 से। भाग उसी से देते चलेंगे। तो देखिए वही दो चीज लिखेंगे, कितनी बार भाग जा रहा है वो भागफल और शेषफल। 6 नाम 54 9 बार ही जा रहा है, और शेष कितने बच रहे? 54 घटाइए 2 बचेंगे। तो यहाँ पे नोट करता हूं, भागफल 9 और शेषफल जो आता है 2। 6 नाम 54, 54 घटाएंगे 56 से 2, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यही प्रक्रिया चलती रहती है। नया भाज्य हो गया 26, और संशोधित भाज्य 26 से घटाएंगे, क्या घटाएंगे? 9 को गुणा इससे करेंगे, -9 आएगा, घटाएंगे तो +9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 35। अब इसमें 35 में भाग देंगे कितने का? वही 6 का। तो भागफल देखिए कितनी बार जा रहा है? 6 पंच 30, 5 बार जा रहा है, 6 पंच 30। शेष कितने बच रहे हैं? शेष बच रहे 5। तो यहाँ पर अंत में एक स्टेप और लिखनी है, वो यहाँ पे लिख देता हूं। अंत में लास्ट स्टेप, नया भाज्य हो जाएगा अपन का 54। और यहाँ पे देखिए अब इधर जब हम पहुंच जाते हैं तो शेषफल लिखनी है, यहाँ शेषफल बचेगा। तो 54 में से घटाना क्या है? 5 गुणा 1 करेंगे 5, लेकिन वही प्लस हो जाएगा तो 59। तो यहाँ पर 59 आ जाता है शेषफल और ये आ जाता है भागफल।
तो सभी बच्चे ध्वजांक विधि से भाग करना समझ गए होंगे। शेष आगे के सवाल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे इन सवालों को कम से कम 2-2 बार देखें, और जो छोटे सवाल मैंने तैयार किए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको याद भी रख सकते हैं और ये ध्वजांक विधि से अभ्यास करें। शेष प्रश्न अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।